हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माँ भारती हिंदी मंच। एचटेट और रीट के ओल्ड पीवाईक्यू की सीरीज में आज हम हिंदी का अगला पार्ट सोल्व करेंगे। उम्मीद है साथियों कि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहकर्मक क्रिया है। ऑप्शन दिए गए हैं: दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना और पीना। तो बता दूं आपको कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सहकर्मक और अकर्मक। सहकर्मक में जो है उस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा रहता है, और अकर्मक में उस क्रिया के साथ कोई भी कर्म की उपस्थिति नहीं होती। तो यहाँ दौड़ना, रूठना और मुस्कुराना, ये तीनों अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के बारे में थोड़ा बता दूं कि जितने भी मनुष्य के इमोशंस हैं, जैसे नाराज होना, हंसना, रोना, मुस्कुराना, उदास होना, उठना, बैठना, ये सभी अकर्मक क्रिया में आएंगे। और यहाँ पीना है, पीना सकर्मक क्रिया है, क्योंकि पीना कुछ न कुछ तो जो है वो पिया जा रहा है, ऐसी कोई चीज़ है। अर्थात जैसे वाक्य के रूप में आपको समझाऊं कि जैसे मोहन दूध पी रहा है, यहाँ मोहन कर्ता हो गया, दूध हो गया यहाँ पे कर्म। अब पीना ये क्रिया है, तो अब सकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि दूध इसके साथ जुड़ गया जो कि कर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है। नहीं है पूछ दिया इसने, तो ये पूछ रहा है, इसमें कह रहा है ऑप्शन है अंत्याक्षरी, अनुलेख, आद्याक्षरी और कविता पाठ। तो देखिए, भाषिक सहवर्ती क्रिया कौन सी होती हैं। भाषिक सहवर्ती क्रिया होती हैं जो भाषिक बना शब्द भाषा से, सहवर्ती का मतलब जो साथ साथ चलती हैं, भाषा के साथ चलती हैं वो क्रिया। अर्थात बच्चों में भाषा के की कुशलता को सुदृढ़ करने के लिए जो है जो क्रियाएं की जाती हैं वो होती हैं भाषिक सहवर्ती क्रियाएं। तो अंत्याक्षरी होती है, आप सभी को पता है कि अंतिम वर्ण को आधार बनाकर एक नया शब्द बनाना। उसके बाद है आद्याक्षरी। आद्याक्षरी में जो है कोई भी आधा जो वर्ण होता है उससे उसको आधार बनाकर कोई शब्द बनाना। अनुलेख, अनुलेख ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुलेख का मतलब होता है कि जो अध्यापक बोलता है और बच्चे उसको लिखते हैं, उसमें भाषा सुधार की ज़्यादा जो है ना गुंजाइश नहीं रहती, वो हूबहू लिखते हैं। कविता पाठ, कविता पाठ ये भी भाषा सहवर्ती क्रिया है, क्योंकि बच्चे को जो है कुछ कविता सुनाने के लिए जब टीचर बोलता है तो उसमें भाषा का विकास होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर और अनंतर शब्द युगम का सही अर्थ चुनिए। अंतर और अनंतर, पहला ऑप्शन है भेद, बाद में, अर्थात अंतर का मतलब भेद, अनंतर बाद में, देखते हैं। उसके बाद है दूसरा ऑप्शन भेद अनंत, तीसरा है मध्य अनंत, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास आंतरिक और बाह्य। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर का मतलब होता है भेद और अनंतर का मतलब होता है बाद में, और दूसरा ऑप्शन भी भेद है लेकिन अनंतर, ये इसका गलत हो गया। अनंत का मतलब तो होता है जिसका कोई अंत ना हो। नेक्स्ट ऑप्शन में मध्य का ये नहीं होता, इसका अनंत ये फिर आ गया। आंतरिक और बाह्य, आंतरिक होता है अंदर का, इंटरनल जिसको बोलते हैं, और बाह्य बाहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षौहिणी की संधि विच्छेद कीजिए। अक्षौहिणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है ना कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न, और टेट वगैरह में तो पूछते रहते हैं इसको।
अक्ष प्लस हीणी, अक्ष प्लस ऊहिनी। थर्ड ऑप्शन है अक्षो प्लस अहिनी और अक्ष प्लस ओहिनी। तो इसका अक्ष प्लस ऊहिनी बन जाएगा। कैसे बना? ये जो है अक्ष प्लस ऊहिनी, सबसे पहले तो साथियों आपके दिमाग में कुछ ये आ रहा होगा कि जो है ना सर यहाँ तो नी है और यहाँ नी है, तो इसका क्या मतलब है? ये एक नियम है संधि में कि री, रे और श, इनके बाद यदि न है, इन तीनों के बाद यदि न है तो ये न जो है ये न में परिवर्तित हो जाएगा। ये एक नियम है। और ये अक्ष प्लस ऊहिनी ये गुण संधि का अपवाद है, गुण संधि का अपवाद है ये, क्योंकि ए के बाद यदि ऊ हो तो ओ बनता है, लेकिन यहां बन गई वृद्धि संधि अक्षौहिणी। वृद्धि संधि की पहचान बता दूं आपको साथ साथ में, जहां आई और औ ये जहां होते हैं संधि में, वहां ये समझो कि दीर्घ संधि है। तो अक्ष प्लस ऊहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली क्या है? ये टीचिंग से संबंधित जो है ना प्रश्न है कोई, तो इसका हो जाएगा आगमन निगमन प्रणाली। ये भी कई बार जो है ना पूछा जाता है, सीटेट में तो लगभग पूछा जाता है प्रश्न, तो इसका हो जाएगा आगमन निगमन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यस प्लस दा का संधि युक्त पद होगा। यस प्लस दा, इसका इसने पूछा है कि इसकी संधि क्या होगी। तो यस प्लस दा ऑप्शन दे रखे इसने, जसोदा, यशोदा, यशोदा और यशदा। तो जयसोदा ये तो पहले ही बार हो गया, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में ये जय है और यहाँ संधि विच्छेद में ये है, तो ये नहीं होगा नहीं। यशोदा ये हो जाएगा। इसका नियम है विसर्ग संधि का। क्या नियम है कि ए के बाद विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले ए और बाद में कोई भी किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण हो, या फिर ये रेलव हो, तो क्या हो जाए, और है हो तो फिर क्या हो जाएगा, विसर्गों का ओ बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ यस है, श है हमारे पास है, और इसके बाद तृतीय वर्ण है। अब कुछ कहेंगे कि सर इस यहाँ तो स है, नहीं, श में जो है ये स जो है इसमें ए मिला हुआ है, ये देखो, तब ये पूरा श बना है। तो यहाँ हो गया, ये नियम लागू होगा और ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, वीर का स्त्रीलिंग है। ये वीर शब्द है, इसका स्त्रीलिंग पूछ रखा है इसने। पहला है वारांगना, दूसरा है वीरवती, तीसरा है वीरांगना और चौथा है वीरावती। तो वारांगना तो होता नहीं है कोई भी, निरर्थक शब्द है ये। वीरवती हो सकता है, वीरांगना ये हो जाएगा इसका वीरांगना। वीरावती ये भी नहीं होता, ये भी निरर्थक शब्द है वीरावती। ये वीरवती हम लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो है, और इसमें भी मात्रा बड़ी आएगी, लेकिन ये वीर का क्या है, स्त्रीलिंग नहीं होगा, तो वीरांगना हो जाएगा इसमें। वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को वाक्य गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए। अर्थ अथवा भावद्योतन की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? देखो कितना बड़ा प्रश्न बना दिया इसने, लेकिन इसका पूछने का मंतव्य ये है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, बस। तो साथियों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं या 8 प्रकार होते हैं, और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। ए उपसर्ग से बनाना इसने पूछा इसने, तो अनंत, अन्वेषण, अवैतनिक और अपेक्षा। तो इसमें अनंत, इसका हो जाएगा अनंत का अन प्लस अंत, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें अन उपसर्ग आ गया। अन्वेषण, ये भी नहीं होगा, इसमें अनुपसर्ग है, अनु प्लस एषण। और अवैतनिक, इसमें है अवैतनिक, क्योंकि अ उपसर्ग है और वैतनिक, वैतनिक शब्द जो बना है वो बना है वेतन से, और वेतन शब्द से इसका विकृत रूप होकर जो है फिर विशेषण बन गया वैतनिक। अपेक्षा, ये अपने आप में जो है एक रूढ़ शब्द है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अवैतनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास, द्विगु समास कुछ साथियों के मन में जो नहीं आते ही ये होता हुआ कि सर ये तो जहाँ भी मतलब संख्यावाची कोई भी पद होगा वहाँ द्विगु समास होगा, ऐसा नहीं है। बहुव्रीहि समास में भी संख्यावाची पद आते हैं कई बार, प्रथम पद। तो त्रिभुवन, देखते हैं इसको, त्रिनेत्र, एक दंत और दशानन। त्रिभुवन ये पहले वाला ही हो जाएगा। त्रिभुवन, त्रि का मतलब तीन और भुवन का मतलब भवन का मतलब हो गया इसमें महल, तीन भवनों का समूह या समाहार। त्रिनेत्र, यहाँ भी त्रि है यहाँ भी त्रि है, लेकिन त्रिनेत्र, तीन है आंखें, नेत्र होती है आंखें, तीन है आंखें जिसकी, अर्थात शिव। ये किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए बहुव्रीहि समास है। एक दंत, एक है दांत जिसका, अर्थात गणेश, ये भी बहुव्रीहि समास है। दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण, तो ये त्रिभुवन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। तो आदर्श वातावरण क्या होगा भाषा शिक्षण का? विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर, इसका यही सही हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों को जो है कक्षा में या स्कूल प्रांगण में जो है उनको अपनी भाषा को जो है अभिव्यक्त करने के लिए उनको भरपूर अवसर देने चाहिए। वो भले ही प्रार्थना सभा में उनको कुछ मतलब कविता या और कुछ बुलवाकर। नेक्स्ट ऑप्शन है भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल देना। तो भाषागत शुद्धता, शुद्धता यदि कुछ बोलेंगे नहीं तो जो है ना फिर शुद्धता कहाँ से हम उसकी जो है ना छाटेंगे वहाँ से। अध्यापक का एक आलाप, अब कहता है ये तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि एक आलाप होता है कि अध्यापक सिर्फ जो है अपने आप बोलता रहे और बच्चे सुनते रहें। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग, ये सहायक हो सकती है, लेकिन इससे ये पहला पॉइंट इससे ज़्यादा प्रभावी है। साथियों, जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ जो है ऑथेंटिक और विश्लेषणात्मक रूप से आपको आपकी तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ जो है एक प्रश्न में आपके 3 या 4 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, इसलिए साथियों को जो है अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है। तो इसमें युयुत्सु पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसका। युयुत्सु इम्पोर्टेंट जो है शब्द है, ये भी कई बार पूछा गया है। लड़ाकू, लड़ाकू तो जो लड़ने का स्वभाव रखने वाला होता है या जो अच्छा मतलब लड़ाका हो उसको बोले लड़ाकू। युद्धेच्छु, ये कोई खास वो नहीं है, उपयुक्त सभी, ये तो हो नहीं सकता। तो साथियों, इस कक्षा में आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं जल्द ही अगली कक्षा में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।